अभी आपने कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बराबर करने का उपाय सीखा। अब यहाँ एक दूसरा प्रश्न है जिसमें पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है और इसका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, मतलब पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बराबर करना है। यहाँ पर कॉज दिए हुए हैं, अंतर के कारण दिए हुए हैं। बोल रहा है कि चेक इशू किया गया लेकिन उसका भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। दो चेक थे, दो 4,000 के और 4,500 के। उसी तरह से बैंक में चेक जमा किया गया जो 3,500 और 4,500 रुपये का था, और कहता है कि पासबुक में एक डेबिट है बैंक चार्जेस का 200 रुपये का ट्रांजेक्शन। तो इसको करना है। पिछली बार हम, अब जैसे आपके किताब में दिया हुआ है फार्मूला के हिसाब से बनाइएगा, तो उसमें कहा था कि जिसमें बैलेंस कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए जिसको ऐड किए थे उसको लेस कर दो, जिसको लेस किए थे उसको ऐड कर दो। लेकिन कितना याद कीजिएगा, गणित याद करने की तो नहीं है, आप ट्रिक समझिए। तो सबसे पहले हम आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में बताए थे, परफॉर्मा बना ले। जो जर्नल की तरह ही होगा, लेकिन यहाँ कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि पहले ही आपको बताया जा चुका है ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। सबसे पहला, जैसे जर्नल में हम लोग पर्टिकुलर्स लिखते थे उसी तरह से यहाँ भी पर्टिकुलर्स लिखा जाएगा। अमाउंट के 2 कॉलम वहाँ होते थे, डेबिट क्रेडिट। यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं होगा लेकिन अमाउंट के 2 कॉलम होंगे। और ये भारतीय रुपयों में डिनोमेशन है, तो यहाँ रुपीज़ लिख देंगे, रुपीज़ लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग जो बैलेंस दिया है उसको लिख लें। तो यहाँ कहता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 12,400, माने बैंक में हमारा पैसा जमा है 12,400 रुपया। यहाँ लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक। यदि डेबिट होता तो ओवरड्राफ्ट लिखा जाता, उसकी चर्चा बाद में होगी, बाद में हम लोग सीखेंगे, अभी ही सीखेंगे। तो पासबुक में हमारा पैसा जमा है, बैंक के पास मेरा पैसा है 12,400 रुपये। मैं बताया कि कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है, ये होगा तो ऐड करेंगे, ये होगा तो लेस करेंगे, नहीं। हम लोग ये देखें कि जो ट्रांजेक्शन यहाँ दिया हुआ है उसका एंट्री पासबुक में क्या हुआ और कैश बुक में क्या हुआ। ऊपर जो बेस दिया हुआ है उसको बाईं ओर लिखिए, एक सीढ़ी बनाइए, यहाँ लिख दीजिए पासबुक, और इसको किसके बराबर करना है, कैश बुक के बराबर। तो बाईं ओर लिख देंगे कैश बुक पासबुक और दाईं ओर लिख देंगे कैश बुक। अब देखिए कहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 4,000 और 4,500। कुल चेक इशू हुआ कितना, 4,500 और 4,000 का, मतलब 8,500 रुपये का चेक जिसी समय हम इशू किए। आप कैश बुक में बनाए होंगे तो कैश बुक में हम लोग क्या किए थे, माइनस कर दिए थे। हम ये मान लिए कि हमारा 8,500 रुपया कम गया बैंक में जो जमा है, जिसका हम एंट्री कैश बुक में कर रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को हमने दिया वो व्यक्ति चेक जमा ही नहीं किया, तो जब तक बैंक में चेक जमा नहीं करेगा तब तक बैंक उसको तो पेमेंट करेगी नहीं। तो वहां पासबुक में इस माइनस 8,500 का एंट्री 0 है। अब हमको क्या करना है, पासबुक को कैश बुक के बराबर करना है। क्या करना है, पासबुक को कैश बुक के बराबर करना है। तो कैश बुक में 0 है, यहाँ माइनस 8,500 है, तो 0 को माइनस 8,500 करने के लिए माइनस 8,500 यहाँ लिख दें। तो ये दोनों देखो बराबर हो गया, हुआ कि नहीं बराबर। देखो क्या, पासबुक भी में भी 8,500 माइनस है और कैश बुक में भी माइनस 8,500 है लिखा हुआ। तो अब दोनों बराबर हो गया। तो माइनस यदि लिखे तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लेस, जगह थोड़ा छोड़िएगा। अब जब बराबर क्वेश्चन बनाते ही तो अंदाज हो जाएगा कि कितना छोड़ा जाए। यहाँ माइनस है तो लिख देंगे लेस में चेक इशूड but not presented for payment। 4,500 और 4,000 दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 8,500। अब आइए, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक
3,500, 4,500, तो 3,500 और 4,500 मिलके हो गए कितने? 8,000। कितने हुए? 8,000। तो ये 8,000 रुपये का चेक कोई पार्टी संस्था को दिया, बिजनेस यूनिट को दिया चेक के द्वारा पेमेंट, तो उसको क्या करेगी? जमा करेगी बैंक में। तो संस्था ने जमा कर दिया कितने का? 8,000 रुपये का चेक। 8,000 रुपये का चेक जैसे ही जमा किए, हम अपने यहाँ कैश बुक में जो बैंक का हिसाब रखते हैं उसमें हम मान लिए कि हमारा 8,000 रुपया बढ़ गया। 8,000 रुपया बढ़ गया, लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट करने में समय लगता है, अब जिस कारण से भी नहीं हुआ हो, लेकिन जिस डेट को हम बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उस डेट को उसका क्रेडिट नहीं हुआ। इसका मतलब इस प्लस 8,000 का पासबुक में जीरो एंट्री है। तो अब जीरो को किसके बराबर करना है? 8,000 के बराबर करना है। तो यदि हम यहाँ प्लस 8,000 कर दें तो दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ हम प्लस किए, हमेशा ध्यान रखिएगा बाईं ओर जिसमें करना है उसी को घटा बढ़ा के दाईं ओर के बराबर करना है। तो इसलिए दोनों में हम लिख दिए क्या हुआ, और उसके बाद उसके अनुसार से हमने यहाँ उसमें एंट्री की और दोनों को बराबर किया। तो यहाँ प्लस 8,000 किए हैं, तो यहाँ ऐड में लिख देंगे, ऐड चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। बस इतना भी लिखिएगा तो काम चलेगा। बाई बैंक लिख दीजिए, बहुत बढ़िया, या नहीं लिखिए तब भी काम चलेगा। 8,000 आउटर इनर कॉलम में लिखिए। उसके बाद देखिए, पासबुक शोज ए डेबिट ऑफ 2,200 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक आपको उस पिछले क्लास में मैंने बताया था कि बैंक कस्टमर का एजेंट होता है। तो हमने बैंक को कहा कि भैया हमको जो सारी सुविधाएं देती है उसके बदले बैंक हमसे कुछ चार्जेस लेती हैं, जैसे आपका चेक का क्लियरेंस हुआ या और भी कुछ सुविधाएं जो देती हैं, डिविडेंड कलेक्ट करता है बैंक, उन सब के बदले चार्जेस फ्री तो कुछ होता नहीं। तो 200 रुपया डेबिट किया पासबुक को। तो पासबुक को डेबिट किया तो हम आप पहले सीख लीजिए कि कैश बुक में और पासबुक में 36 का आंकड़ा होता है। ये एक मुहावरा है, 36 का आंकड़ा माने दोनों आदमी दो विपरीत दिशाओं में चलने वाला व्यक्ति। अब जैसे देखिए 36 का 3 बाईं ओर है और 6 दाईं ओर है कि नहीं? तो इसका मतलब हुआ कि एक यदि बढ़ेगा तो दूसरा, एक जिस कैरेक्टर से बढ़ेगा तो दूसरा उसी कैरेक्टर से घट जाएगा। आप कैश बुक जब बनाए तो उस समय कैश बुक बढ़ रहा था डेबिट होने से, कैश बुक घट रहा था क्रेडिट होने से। ठीक उल्टा पासबुक होता है, पासबुक बढ़ता है क्रेडिट होने से और पासबुक घटता है डेबिट होने से। इसीलिए बोलते हैं कि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। तो अब चलिए, डेबिट दिया हुआ है तो आप ये स्पष्ट हो गया होगा कि पासबुक डेबिट होने से बढ़ता है कि घटता है। अब आपको समझ में आ गई होगी। तो पासबुक डेबिट है माने पासबुक में से 200 रुपया हमारे बैलेंस में से बैंक ने काट लिया। तो यहां क्या हुआ? पासबुक में पासबुक में एंट्री हुई, पासबुक में एंट्री हुई -200, हमारे बैलेंस में से काटा। और कैश बुक में इसका कोई एंट्री नहीं है, हमको तो मालूम ही नहीं था। जब हम बैंक गए तब हमको पता चला कि 200 रुपया बैंक ने बैंक चार्ज का हमसे ले लिया है। तो -2,000 का 200 का यहाँ कैश बुक में है, जीरो एंट्री। अब -200 को जीरो करने के लिए हमको क्या कर देना होगा? 200 जोड़ देना होगा। तो अब 200 जोड़ेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे ऐड में, चूंकि यहाँ प्लस किए, ऐड बैंक चार्जेज चार्ज्ड बाय द बैंक, बैंक चार्जेज चार्ज्ड बाय द बैंक। ये आ गए 200 रुपये। अब प्रश्न समाप्त हुआ। अब कुछ दूसरा कॉजेज नहीं दिया हुआ है। एक इस सब को प्लस वाले ऐड को जोड़ लीजिएगा, ये 8,200 आएगा। इसका टोटल आउटर कॉलम के में लिख दीजिएगा। अब ये दोनों जोड़ने वाले को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 20,600। लेस वाले को फिर बाहर की तरफ ले आइए, ये है 8,500। घटा लीजिए, 6 में से 5 गया 1 और 20 में से 8 गया तो 12, ये 12,100 रुपया हो गया।
डबल लाइन देके टोटल कीजिएगा, आप जानते हैं इसको, और यहाँ लिख दीजिएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ये आपका बन गया। अब हम लोग ओवरड्राफ्ट वाला सीखेंगे।